फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी के एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में आपको सेल्स का डाटा कैसे मैच करना है। जीएसटी में जो सेल्स की मैचिंग है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीएसटीआर 9 में आपने प्रॉपरली सेल्स को एंटर नहीं किया, टर्नओवर की फिगर्स आपकी गलत चली गई, तो उसके बेस पर आपको नोटिस रिसीव हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपने गलत जीएसटीआर 9 फाइल कर दी तो आपकी जीएसटीआर 9 सी है उसको फाइल करने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया था 9C के लिए, डिटेल्ड वीडियो, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। पहले 9C से पहले आपको 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं आपको डायरेक्ट जीएसटीआर 9 पर ले जाकर ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर सेल्स की मैचिंग करनी है। इससे पहले भी जीएसटीआर 9 को लेकर मैंने काफ़ी सारे डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको फाइल करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जीएसटीआर 9, मेरे पास ये भी क्वेरी आई थी कि सर यहाँ पर जीएसटीआर 9 और 9C को रिवाइज कैसे कर सकते हैं, कोई डाटा गलत फाइल हो गया तो उसमें क्या करना होगा। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अगर आपने कोई भी फाइलिंग की थी, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है फाइलिंग करने के बाद आपको मिस्टेक समझ में आ रही है, तो आप ऑनलाइन तो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके लिए अपने जुडिक्शन ऑफिस में जाकर वहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर वो उसको अलाउ करते हैं देन आप उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए जीएसटीआर 9, तो जीएसटीआर 9 में एक पॉइंट ये आता है कि जो लेटेस्ट डाटा है वो 30 नवंबर 2024 तक का यहाँ पर अपडेट आ रहा होगा। तो अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट की होगी लास्ट ईयर से रिगार्डिंग, तो वो भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सर यहाँ पर फ्रंट पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो मैंने इसके लिए डिटेल्ड वीडियो क्लोज वाइज बनाया हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कि टेबल नंबर 6 और 8 की मिसमैच अगर आपकी आ रही है तो उसमें क्या रिप्लाई करना है, किस तरीके से उसको मैच करना है, वो भी मैंने बताया हुआ है। एक मेरे पास यहाँ पर क्वेरी आई थी कि सर यहाँ पर जीएसटीआर 3B का डाटा आ रहा है और ये 2B का डाटा आ रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डाटा यहाँ पर कहाँ पर एंटर करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे इसको मैच करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी क्लेम होगा वो टेबल नंबर 6 में आएगा। टेबल नंबर 6 में जो डाटा आ रहा है वो जीएसटीआर 3B के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहना है कि सर मैंने 3B में गलत क्लेम कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू क्लेम कर लिया, तो वो तो रिकंसिलेशन का पार्ट बनेगा। जीएसटी लॉ में, जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न फाइल करनी है, और एनुअल रिटर्न में भी जीएसटी लॉ से रिगार्डिंग ही आपको 2B के अकॉर्डिंग डाटा क्लेम करना था 3B में। अगर आपने 3B में ज्यादा क्लेम कर लिया 2B का वायलेशन करते हुए, तो उसके लिए जब नोटिस आएगा तब रिकंसिलेशन में आपको जवाब देना है। अभी यहाँ पर जो डाटा है, ठीक है, वो 2B से मैच करते हुए आपको फाइल करना है, इस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकंसिलेशन के रिगार्डिंग। तो देखिए, जीएसटी में जब आप सेल्स का डाटा एंटर कर रहे होंगे और आपको लगा कि आपने कोई ऐसी सेल है, दोनों चीजें मैं आपको बता के चलूंगा। अगर आपको लगता है कि सेल आपने यहाँ पर कम शो करी है, ठीक है, आपकी सेल ज्यादा होनी चाहिए थी, तो आप इसमें टेबल नंबर 4 में जितनी भी डिटेल्स दी गई है, ये टैक्सेबल वैल्यू के लिए दी गई है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ टैक्स के लिए दी गई है, टैक्स जिस पर एप्लीकेबल है। टेबल नंबर 5 जो कि सेल्स के लिए ही है, ये जो टेबल दी गई है ये जीरो डेटेड सप्लाई के लिए दी गई है, लेकिन आपको इसमें भी अगर कोई आपका करेक्शन आ रहा है तो आपको करना है। हम ये बाद में करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज, सेल बढ़ी है या सेल कम हुई है। सेम इसी तरीके से क्रेडिट नोट डेबिट नोट की भी यहाँ पर बात करेंगे। ये जो अगला पॉइंट आता है कि भाई इसके बाद सेल्स के रिगार्डिंग, सेल्स की अगर मिसमैचिंग आ रही है तो कौन सी टेबल में एंट्री दिखानी है, तो उसके लिए जो टेबल है वो टेबल नंबर यहाँ पर दी गई है 10, 11, 12, 13। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर जो है डाटा दिया गया है कि अगर आपने जो है यहाँ पर कोई सप्लाई है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग 24-25 में सप्लाई को इंक्रीज किया है, ठीक है, तो इस वाली टेबल में वैल्यू आएगी, और डिक्रीज किया तो इस वाली में आएगी। ये कह रहा है डेबिट नोट्स का जो एडजस्टमेंट है या क्रेडिट नोट का जो एडजस्टमेंट है वो आप साथ के साथ ही कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, डेबिट नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी में वो एज एंड सेल से मैच करते हुए, सप्लायर यानी कि सेलर के पास ही पावर है कि वो जीएसटी में जो है वो ये जो सप्लाई दिखाएंगे वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो अगर सप्लाई को डिक्रीज करना है, मतलब सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट नोट आएगा, सप्लाई को इंक्रीज करना है तो डेबिट नोट आएगा। जैसे आपने 100 रुपए की कोई सप्लाई दी, 10 रुपए की एडिशनल सप्लाई करनी थी, तो डेबिट नोट्स वहां पर देने थे। तो ये प्लस में साइन है, प्लस नेट ऑफ करने की बात हो रहा है, तो प्लस करके ऐड करने की यहाँ पर बात कर रहा है। अगर आपने एज ए बायर यहाँ पर डेबिट नोट जारी कर दिया तो वो गलत है, कल को आपको जस्टिफिकेशन उसका देना पड़ेगा, आपके पास ये राइट नहीं है, ठीक है। तो ये इसके लिए टेबल बनाई गई है।
उसके बाद यहाँ पर जो है टैक्स के लिए भी टेबल बनाई गई है। तो अगर आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर टैक्स की पेमेंट तो होती नहीं इस रिटर्न के थ्रू, तो इसकी जो पेमेंट है वो होगी DRC03 के थ्रू। ठीक है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि इसकी जो सप्लाई की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए दी गई है। टेबल नंबर 17 सेल से रिगार्डिंग है, क्योंकि हम सेल की आज बात कर रहे हैं, सेल की मैचिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो है ये HSN वाइज समरी जो है वो मैंडेटरी है आउटवर्ड सप्लाई के लिए। अभी जो मैंडेटरी इसको किया गया है वो सेम GSTR1 के रूल की तरह ही बनाया गया है। मतलब अगर आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ कम है, 5 करोड़ तक की है, तो उस केस में B2B सप्लाई के लिए आपको जो है 4 डिजिट तक का HSN कोड डालना मैंडेटरी है। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट तक का सब सप्लाई के लिए मैंडेटरी है, हर किसी भी टाइप की आपकी सप्लाई हो सकती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी मिसमैचिंग को कैसे यहाँ पर हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ये डिटेल्ड समरी यहाँ पर दी गई है, तो आप जो है इसके लिए डिटेल्ड GSTR1 को डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF इसके यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई GSTR1 3B की मिसमैचिंग है तो उसके लिए भी रिकन्सिलेशन भी बना के रख लीजिएगा, फ्यूचर में उसके नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस बार में आपकी ये हो गई कि GSTR1 3B में तो मिस्टेक हो ही गई, साथ के साथ आपने जो है 9 में भी मिस्टेक कर दी, तो फिर आप सबमिट किस बेस पर अपने डाटा को करेंगे। इसी तरीके से डिटेल 3B भी दी गई है, तो ये भी एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि क्या आपको टेबल का यूज करना है। तो सर्विसेज में जाकर यहाँ आपको रिटर्न में जाना है, टैक्स लायबिलिटी एंड कंपेरिजन वाले टेबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जिस भी साल के लिए, तो अभी मैं 23-24 के लिए बता रहा हूँ, किसी भी साल के लिए आप इस डाटा को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग टेबल्स दी गई हैं, पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो बात की जाती है कि भाई आपकी जो लाइबिलिटी है GSTR1 3B की, वो पहले वाली टेबल में की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी, एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग टैक्स लाइबिलिटी, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए यहाँ पर 4, 5, 6 अलग अलग टैब दी गई है। तो सबसे पहले जो टैब है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सेल का डाटा है एज पर GSTR1 एंड GSTR3 आपको शो करेगा। तो सबसे पहले ये मैच करें आप कि आपका जो टैक्स है, क्योंकि अगर टैक्स मैचेस का मतलब सप्लाई भी करेक्टली फाइल हुई होगी, लेकिन हो सकता है सप्लाई में भी आपने डिफरेंस डाल दिया हो। अगर मैनुअली आपको फीड करते हैं, मैनुअल में डाटा की मिस्टेक हो सकती है। हालांकि अब जो है GSTR1 का डाटा वो 3B में आने लग गया था। फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें तो 23-24 में फुल्ली ये आया है, लेकिन किसी किसी मंथ में जो है जब जनरेशन में मिस्टेक हो जाती है तो कई पर्सन ने डाटा गलत अपलोड कर दिया था। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो टैक्स है ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर टैक्स आपका मैच हो रहा है, फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू को मैच करने की लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो अब पहले टैक्स मैच कर लें कि GSTR1 और 3B का। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इनपुट के लिए भी दिया गया है टेबल नंबर, ये 4 का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3B के अकॉर्डिंग ITC और 2B के अकॉर्डिंग ITC, ये दोनों आते हैं। तो इनसे भी आप डायरेक्ट यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि कोई यहाँ पर मेजर डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर देखिए मेजर डिफरेंस आपका आ रहा होगा, उस केस में भी नोटिस आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये टेबल यहाँ पर आपको यूज कर लेनी है। देन इसके बाद आप यहाँ पर जो है एक एक्सटर्नल वेबसाइट है ऑक्टोटैक्स करके, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑक्टोटैक्स की वेबसाइट है, इसकी हेल्प से जो है आप यहाँ पर अपने GSTR2A की पूरी एक साल की सेट, GSTR1 की, GSTR3B कंबाइंड डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। GSTR3B समरी रिपोर्ट, 2A रिपोर्ट, GSTR1 3B रिकन्सिलेशन, ITC एंड कैश लेजर रिपोर्ट, 2A और 3B का रिकन्सिलेशन, GSTR1 डिटेल रिपोर्ट, इसके अलावा 2A पार्टी वाइज, 2A परचेज रिकन्सिलेशन, GSTR1 पार्टी एंड रेट वाइज। तो यहाँ पर जो है GSTR1 एंड 3B का रिकन्सिलेशन डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। मैं इस पर डायरेक्ट आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जो है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये रिकन्सिलेशन वाली सीट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड एंटर करना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर GST पोर्टल पर यूज करते हैं, सेम वही पासवर्ड यहाँ पर आपको यूज करना है। देन उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेल फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरीके से पूरे साल की आपकी GSTR2A डाउनलोड हो जाएगी। उससे आप एक बार कंपेरिजन कर लीजिएगा। ध्यान रहे कि जो ITC क्लेम है वो एज पर 2B ही होगा। तो यहाँ पर जो है डिटेल फाइल डाउनलोड हो चुकी है, एक्सेल फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। अब मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है क्वार्टरली डाटा दिया गया है और एनुअल डाटा भी दे दिया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, GSTR1 3B का रिकन्सिलेशन करके ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये 3B का आपकी अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद टोटल वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर आ रही है। उसमें जो है टैक्स कितना पे किया गया है, सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से एनुअल अप्रैल टू मार्च तक का भी पूरा डाटा यहाँ पर आपको शो करेगा। आउटवर्ड सप्लाई CGST GST कितना है और GSTR1 में कितना दिखाया हुआ है, 3B में कितना दिखाया हुआ है। अगर आपका ये दोनों का दोनों
इक्वल आ रहा है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो है R1 3B जो है मिसमैच है, वो R1 और 3B यहाँ पर पूरी 100% मैच है। और अगर यहाँ पर आपके डिफरेंस आ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर जो है आपकी मिसमैचिंग है। तो जीएसटी की एनुअल रिटर्न भरने में सबसे पहले जो मैचिंग करनी है वो GSTR 3B एंड R1 की करनी है। अब इसी वाली वेबसाइट से जाकर आप जैसे मैंने आपको बताया है वहाँ से आप जो है GSTR 2B 3B की मैचिंग भी कर सकते हैं। 2A की डिटेल रिपोर्ट भी वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर जो है GSTR 2A की रिपोर्ट आपको मिलेगी, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अगर आपको एग्जिस्टिंग डाउनलोड करनी है तो इस पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर जो है तुरंत के तुरंत आपकी जो सीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं भी डेस्कटॉप पर डाउनलोड करके इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है रेट वाइज टैक्स वाइज पूरा डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा हूँ B2B सप्लाई, तो ये B2B की पूरी सप्लाई यहाँ पर आई हुई है। ये इनवॉइस एंड रेट वाइज है, केवल इनवॉइस वाइज आपको चाहिए तो इनवॉइस वाइज भी, तो एक बार 1 बाय 1 करके इसको भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये जो एक्टिविटी है आप GSTR 8A से भी कर सकते हैं, तो 8A के थ्रू भी ये प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो डाटा है वो 2B के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो कोई ऐसा इनवॉइस है जो कि आपका रह गया क्लेम करना, तो आपने जो है अगर करंट ईयर में क्लेम किया होगा तो भी आप क्लेम इस एनुअल रिटर्न में भी सबमिट कर पाएंगे वो, लेकिन पर्टिकुलर डेट है 30 नवंबर 2024 तक भरने वाली रिटर्न, यानी कि अक्टूबर की रिटर्न में आपने इसको क्लेम कर लिया हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि R1 और 3B का कैसे आपको मैचिंग करनी है। अब यहाँ पर इस टेबल में समझ लीजिएगा, इसमें जो सप्लाई दी हुई है वो टैक्स, मतलब अगर आपकी कोई भी सप्लाई है वो आपको लगता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, आपने कम शो कर दिया है, तो अब आप उसको यहाँ पर शो कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट होगा कि इसका जो टैक्स है वो भी साथ के साथ ही जमा हो जाएगा, फ्यूचर में नोट जाने के चांस कम होंगे, क्योंकि वो जो डाटा है वो हो सकता है CBDT से मैच कर ले या MC की वेबसाइट से मैच कर ले, डाटा आपस में एक्सचेंज होता है। ये भी हो सकता है कि आपने उसका अगर ई वे बिल निकाले हैं तो ई वे बिल से भी वो डाटा मैच कर लें। फिर आप ये कह सकते हैं कि जी हमने GSTR 9 में कंप्लीट डाटा अपना शो कर दिया था सेल का, अब जो डिफरेंस वाला टैक्स है वो हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से ITC केस में भी अगर आपको लगता है कि कोई ITC ऐसा है जो आपने गलत क्लेम कर लिया है, तुरंत के तुरंत उसको आप जमा कर दीजिएगा विद इंटरेस्ट, ताकि फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। DRC 03 के थ्रू एनुअल रिटर्न का टैक्स पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सप्लाई इंक्रीज हुई है, टैक्सेबल वैल्यू को डालना यहाँ पर आपको रो वाइज पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड की इंक्रीज है तो अनरजिस्टर्ड में, रजिस्टर्ड में तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, लेकिन आपने उस पर टैक्स पे किया है IGST, जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग सप्लाई टू SEZ, लेकिन आपने पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ किया। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, LUT भर के आप जो है इसको बिना टैक्स पे के भी कर सकते हैं। कोई डीम्ड एक्सपोर्ट है, इस पर आपकी टैक्स की पेमेंट आई हुई है। एडवांस की एडजस्टमेंट है, सप्लाई ऑन विच ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू बी पे टैक्स, तो ये तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक कॉलम प्रोवाइड किया गया है। डेबिट या क्रेडिट नोट्स के एडजस्टमेंट की यहाँ पर भी बात की गई है। ये वो वाली डेबिट या क्रेडिट नोट्स है जिनकी एडजस्टमेंट आपने उसी साल में कर दी थी 23-24 में। तो अगर आपने 23-24 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी सप्लाई की क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स की रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कर दी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी की सारी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर लेके जानी है। लेकिन अगर आपने जो है 23-24 में ना करके उसको अगले साल में कराया 24-25 में GST में, ठीक है, तो फिर आपको जो है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो 10, 11, 12, 13 जो टेबल है उसमें डालनी है। तो सेम अगर आपने मैच करते हुए यहाँ पर डाटा एंटर कर दिया कि ठीक है सर, जो मिस्टेक थी आपकी डेबिट या क्रेडिट नोट्स की वो आपने करेक्ट कर ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन आपने जो है उसको इस वाले रिटर्न में अपडेट करा है। आप जो है एक्चुअल रिटर्न में, मतलब जो अभी अप्रैल के बाद से जो रिटर्न थी बाद वाली, उसमें फाइल करना उसको भूल गए, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर लिया, तो फिर आप उसको यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। अब बात आती है डिक्रीज करने की। देखिए एज सच यहाँ पर जो सेल है उसको कम करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रिफंड तो मिलने नहीं वाला है। GST पोर्टल से आप अप्लाई भी करेंगे तो भी प्रोसीजर उसमें जो है आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सप्लाई डिक्रीज करने का कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं है। जो एक्चुअल सप्लाई आ रही होगी उसके तो मैच करते हुए अगर आपका सब कुछ डाटा ओके है उस पर तो सेव पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है डाटा की बात होती है टेबल नंबर 5 में। यहाँ पर टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो टैक्सेबल वैल्यूज है अगर वो आपकी कम रिपोर्ट हुई है, मतलब आपने R1 में 3B में कम रिपोर्ट कर दी और आप उसको बाद में करेक्ट करना भी भूल गए हैं, तो उसको यहाँ पर इंक्रीज करके प्रॉपरली सही कर दीजिएगा, तो उससे जो डाटा है आपका टर्नओवर का मैच हो जाएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से। देन उसके बाद अगर आपने उस गलती को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, और आपने जो है 23-24 की जो मिस्टेक है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल कर रहे थे 24-25 की रिटर्न में भी, 24-25 की कौन सी रिटर्न, GSTR 3B में आपने उसको करेक्ट कर दिया, फिर आपको उस डाटा को यहाँ पर अमेंडमेंट करते हुए डालना है कि आपने 23-24 का डाटा 24-25 में अमेंडमेंट करते हुए
इंक्रीज करा है, डिक्रीज करा है। तो ये अगर आपने डिक्रीज करा होगा तो उसमें जो टैक्स का बेनिफिट है वो आपको कम टैक्स वाला, क्योंकि आपने 24-25 के रिटर्न में कम टैक्स पे किया हुआ, उसका बेनिफिट तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो ये सेल्स का जो मैचिंग की डिटेल्स है वो केवल इसी टेबल में रिपोर्ट करनी है। फिर उसके बाद आती है टैक्स पेमेंट की। अगर आपकी डिफरेंस की वजह से टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो वो टैक्स की लायबिलिटी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है 1011 की वजह से। वो यहाँ पर टेबल में ऑटोमेटिकली आएगी। तो आपने पे कितनी की है, इतनी पे करी है, तो वो आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी उसको पे कर दिया है किसके थ्रू, जीएसटीआर 1 3B के थ्रू, तो अब यहाँ पर अलग से 9 में उसकी पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। क्योंकि जब आपने, अब मैं सेल की अगर बात करूं, तो जब आपने जीएसटीआर 1 और 3B में उसको बढ़ाया होगा तो वहां पर आपने उसी 3B में उसको पेमेंट भी कर दिया होगा, फर्दर यहाँ पर पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग करनी है और यहाँ पर टैक्स को बढ़ा देना है। ये टैक्स जो है इसको यहाँ पर इंक्रीज कर देगी, टैक्स पेबल की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ेगी। टैक्स पेड इतना आएगा, बाकी का जो टैक्स है वो आपने जीएसटी में DRC 03 के थ्रू पे कर देना है। तो ये था डिटेल्ड वीडियो कि किस तरीके से आपको रिकंसिलेशन बनाना है, किस तरीके से आपको जीएसटीआर 9 में सेल्स की मैचिंग करनी है। इसके अलावा जो अदर वीडियो है वो भी एक बार देख लीजिएगा कि टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है DRC 03। उसके अलावा यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको यहाँ पर कैसे मैच करना है, HSN किसको डालना मैंडेटरी है, कब डालना मैंडेटरी है, सारी वीडियो जीएसटीआर 9 के यहाँ पर अवेलेबल है। 9C की भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो